उत्सर्जन तंत्र है, तो इसे हम देख लेते हैं। इसे जो है वृक्क या किडनी कहा जाता है, इसे वृक्क कहा जाता है। ठीक है, यह एड्रिनल ग्रंथि है, यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। ये कॉर्टेक्स वाला भाग है, एड्रिनल ग्रंथि, फिर कॉर्टेक्स वाला भाग, फिर उसके बाद मेडुला, फिर वृक्क धमनी, फिर ये वृक्क शिरा पाई जाती है। यहाँ जो है पश्च शिरा, महाशिरा कहा जाता है, पश्च महाशिरा पाई जाती है। यहाँ पर पृष्ठ महाधमनी होती है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। ये मनुष्य शरीर का उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं हम इसकी। वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना है। तो किडनी का कार्य क्या है? रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना है, अर्थात इनमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। किडनी का कार्य जो है रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना है। कॉर्टेक्स और मेडुला का कार्य देख लेते हैं। वृक्क के 2 भाग होते हैं। वृक्क के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है, वह भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? जो मूत्र का पीला रंग है वो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। व्याख्या देख लेते हैं। मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। तो मूत्र कहाँ बनता है? संग्राहक वाहिनियों में बनता है। मूत्र अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, SO4 इत्यादि, और 2.6% यूरिया, 0.3% यूरिक एसिड तथा क्रिएटिनिन होता है। इसका रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। इसका pH औसत मान 6 होता है। जो मूत्र का pH मान कितना होता है? 6 या 6.4 के समथिंग होता है। मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं होता, इसकी उपस्थिति को एल्बुनीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मूत्र के pH होता है तो 4.5 से 8 pH के बीच में होता है। 4.5 से 8 pH के बीच में मूत्र का pH मान होता है। नेक्स्ट है, मूत्र में तीव्र गंध आती है तो NH3 या अमोनिया के कारण या अमोनिया के कारण जो है मूत्र में तीव्र गंध आती है। नेक्स्ट है, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है। तो यूरिया उत्सर्जी है, तो मानव के द्वारा यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है, तो मानव प्रजाति यूरिया उत्सर्जी कहलाती है। नेक्स्ट है, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? ग्लोमेरुलस जो बोमेन संपुट में पाया जाता है। ग्लोमेरुलस बोमेन संपुट में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हेनले लूप पाया जाता है। हेनले लूप जो है एक वृक्क या किडनी में पाया जाता है। हेनले लूप कहाँ पाया जाता है? हेनले लूप वृक्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है, त्वचा निम्न में पसीने के रूप में उत्सर्जित करती है। जो त्वचा निम्न में पसीने के रूप में क्या उत्सर्जित करती हैं? तो सभी को उत्सर्जित करती हैं। नमक उत्सर्जित करती हैं, यूरिया करती हैं और लैक्टिक अम्ल करती हैं। त्वचा जो है पसीने के रूप में नमक, यूरिया व लैक्टिक अम्ल को उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राथमिक लैंगिक अंग हैं। दूसरा और तीसरा जो है प्राथमिक लैंगिक अंग हैं। अंडाशय और वृषण को जो है प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, अपहरण का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? अपहरण का प्रयोग जो है गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। अपहरण या डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। इस प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही काम नहीं कर रहे हैं, तो गुर्दे से जुड़ी रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी तथा उच्च रक्तचाप जैसी परिस्थितियां, कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, तो अपहरण का प्रयोग या डायलिसिस का यूज जो है गुर्दे में किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है। मनुष्य में जैविक घड़ी पीनियल वलय को कहा जाता है। मनुष्य में जैविक घड़ी क्या कहलाती है? तो मनुष्य में जैविक घड़ी
पीनियल वलय को मनुष्य में जैविक घड़ी कहा जाता है। घड़ी कैसे चलती है? तो पिन से चलती है, तो पीनियल घड़ी जैविक घड़ी कहलाती है, तो पीनियल वलय कहलाती है। यहाँ पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, ये जो है पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ अवट्टु ग्रंथि पाई जाती है। ये परावट्टु ग्रंथि भी गले में होती है, अवट्टु ग्रंथि भी होती है। पीयूष ग्रंथि सिर में होती है, पीनियल ग्रंथि भी सिर में होती है। यहाँ जो है थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि होती है, अग्नाशय होती है, अंडाशय होता है। वृषण पुरुषों में होता है, अंडाशय स्त्रियों में होता है। अधिवृक्क, अग्नाशय, थाइमस, परावट्टु आदि ग्रंथियाँ होती हैं। व्याख्या देख लेते हैं। पीनियल ग्रंथि, अनन्नाम के आकार की यह ग्रंथि थैलेमस के पीछे मस्तिष्क में स्थित होती है। तो थैलेमस के पीछे कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि स्थित होती है। उम्र के साथ छोटी होने वाली यह ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। तो पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। पीनियल ग्रंथि जो है वह अनार के आकार की होती है। आगे बात करते हैं। यह हार्मोन बाल्यावस्था में शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। तो बाल्यावस्था में हमारे शरीर की वृद्धि और विकास को कौन नियंत्रित करता है? तो पीनियल ग्रंथि करती है। वयस्क व्यक्ति में यह ग्रंथि शरीर के अंदर की जैविक घड़ी को चलाने में मदद करती है। इस ग्रंथि को तीसरी आंख या बायोलॉजिकल घड़ी भी कहा जाता है। तो हमारे शरीर की तीसरी आंख किसको कहा जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को हमारे शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है, जो अनार के दाने के समान होती है। ये प्रकाश से प्रभावित होती हैं। तो पीनियल ग्रंथि किससे प्रभावित होती हैं? तो पीनियल ग्रंथि है वह प्रकाश से प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी आंख किसको कहा जाता है? तीसरी आंख जो पीनियल को कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि जो है मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। यह बाल्यावस्था में वृद्धि के लिए या विकास के लिए नियंत्रित होती है। यह प्रकाश से प्रभावित होती है। पीनियल ग्रंथि, इसे जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल घड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अवट्टु ग्रंथि। अवट्टु ग्रंथि क्या कार्य करती है? तो श्वास नली से संबंधित यह ग्रंथि स्वर यंत्र के ठीक नीचे स्थित होती है। तो ये स्वर यंत्र के ठीक नीचे स्थित होती है। इस ग्रंथि में अत्यंत सघन रक्त प्रवाह होता है। तो अत्यंत सघन रक्त कहाँ प्रवाह होता है? तो अवट्टु ग्रंथि में प्रवाह होता है। इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित, शरीर की उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। तो कैल्शियम की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? वह शरीर में उपापचय की दर को कौन नियमित करता है? तो अवट्टु ग्रंथि करती है। परावट्टु ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। परावट्टु ग्रंथि जो है थायराइड में धसी हुई यह ग्रंथि 4 ग्रंथियों का समूह है। जो परावट्टु ग्रंथि जो है ये थायराइड में धसी हुई है। और कितनी ग्रंथियों का समूह है? तो 4 ग्रंथियों का समूह है। परावट्टु या पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथ हार्मोन का स्राव होता है। तो पैराथायराइड ग्रंथि से किस हार्मोन का स्रावण होता है? तो पैराथ हार्मोन का स्रावण होता है। कैल्शियम के अवशोषण तथा वृक्क में इसका पुनरावशोषण होता है। अस्थियों के अनावश्यक भागों को गलाकर रुधिर में कैल्शियम तथा फास्फोरस मुक्त करता है। तो रुधिर में कैल्शियम तथा फास्फोरस मुक्त कौन करता है? तो पैराथायराइड परावट्टु ग्रंथि करती है। हड्डियों की वृद्धि एवं दांतों के लिए निर्माण का नियंत्रण करता है। तो हड्डियों की वृद्धि कौन करती है? तो परावट्टु ग्रंथि जो हड्डियों की वृद्धि व निर्माण का नियंत्रण करता है। यह जो है थायराइड में धसी हुई 4 ग्रंथियों का समूह पैरावट्टु ग्रंथि है। पैराथ हार्मोन जो है परावट्टु ग्रंथि से पैराथ हार्मोन निकलता है, का स्राव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि जो है यह गोल ग्रंथि हाइपोथैलेमस में मधुमक्खी के छत्ते की तरह लटकी रहती है। जो पीयूष ग्रंथि यहाँ पर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। जो पीयूष ग्रंथि है यह गोल ग्रंथि हाइपोथैलेमस से मधुमक्खी के छत्ते की तरह लटकी रहती है। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है। तो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से कौन से हार्मोन का स्रावण होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण होता है। इससे
गर्भाशय की अरेखित पेशियों में सिकुड़न पैदा होता है। तो पीयूष ग्रंथि से गर्भाशय की अरेखित पेशियों में सिकुड़न पैदा होती है, जिससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती हैं, जो बच्चे के जन्म में सहायक होती हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो यह पीयूष ग्रंथि से निकलता है। यह स्तन में दुग्ध स्त्राव में भी सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थाइमस ग्रंथि की। थाइमस ग्रंथि जो है ये वक्ष में स्थित इस ग्रंथि को प्रतिरक्षण ग्रंथि या इम्यून ग्रंथि भी कहा जाता है। थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षण ग्रंथि या इम्यून ग्रंथि भी कहते हैं। ये बच्चों में प्रतिरक्षण उत्पन्न करती है। यह ग्रंथि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो थाइमस ग्रंथि है वह बच्चों के शरीर में शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकास एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण होती है। अधिवृक्क ग्रंथि की बात करते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि यहाँ पाई जाती है। यह ग्रंथि वृक्क के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित होती है। तो अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ होती है? वृक्क के अधि की बात करें तो वृक्क के ऊपरी सिरे पर होगी, स्थित होती है। इस ग्रंथि का बाहरी भाग कॉर्टेक्स व आंतरिक भाग क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। बाहरी भाग तो कॉर्टेक्स व आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। इसे आपातकालीन हार्मोन एड्रेनलिन स्त्रावित होता है। तो किस ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन एड्रेनलिन स्त्रावित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से है। अधिवृक्क ग्रंथि से अधिवृक्क और अ से आपातकालीन हार्मोन एड्रेनलिन स्त्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव की अवस्था में अत्यधिक स्रावित होने लगता है। इसे करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है? तो एड्रेनलिन को करो या मरो का हार्मोन भी कहा जाता है। वृषण की बात करते हैं। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन व यौन आचरण को प्रेरित करता है। मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति। अंडाशय द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन का स्त्राव होता है। एस्ट्रोजन, यह अंडवाहिनी को परिवर्धन को पूर्ण करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरोन, यह एस्ट्रोजन के संयोग से स्तन वृद्धि में सहायक होता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वह स्तन वृद्धि में सहायक होता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है यह गर्भावस्था में अंडाशय, गर्भाशय व अपरा में उपस्थित रहता है। रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ रहता है? ये गर्भाशय, अंडाशय व अपरा में उपस्थित रहता है। यह ब्यूपिक सिफाइंसिस को मुलायम व गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो जाए। ठीक है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं दैनिक लय के नियमन के लिए क्या उत्तरदायी है? दैनिक लय के नियमन के लिए पीनियल ग्रंथि उत्तरदायी है। दैनिक लय के नियमन के लिए पीनियल ग्रंथि उत्तरदायी है। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन निम्न है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? थायरोक्सिन को जो है आयोडीन युक्त हार्मोन कहा जाता है। आयोडीन की कमी से थायराइड हो जाता है। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। तो एक अमीनो अम्ल है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? एक अमीनो अम्ल है। एक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? जो पीयूष ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी और बही ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है। बाकी अग्नाशय जो है अंत व बही दोनों के रूप में व्यवहार करता है, प्रशन करता है, अंडाशय करता है। पीयूष ग्रंथि जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। व्याख्या जो है पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। क्या होती है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तथा इस ग्रंथि के हार्मोन को अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। जबकि अग्नाशय, वृषण तथा अंडाशय मिश्रित ग्रंथियां हैं। बही अंतःस्रावी दोनों प्रकार का व्यवहार करती हैं।
नेक्स्ट कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? जो पीयूष ग्रंथि है वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन करती है। ये हमने अभी पढ़ा है कि ऑक्सीटोसिन जो है वो कहाँ से, पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन संबंधित कार्य स्तनपान, प्रसव काल में गर्भाशय, कीला, ग्रीवा, योनि फैलाव, मातृत्व गुणों का विकास करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मातृत्व गुणों का विकास करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। व्याख्या देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी के सेला टसिका में स्थित रहती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन निम्न हैं। पीयूष ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन निकलता है, टीएसएच निकलता है, एसीटीएच निकलता है, एफएसएच, एलएच, एलटीएच और एमएसएच हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन, उसके बाद टीएसएच हार्मोन, ये एस और ये टी, फिर उसके बाद एसीटीएच हार्मोन निकलता है। उसके बाद एफएसएच हार्मोन निकलता है, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच निकलता है और एलटीएच हार्मोन निकलता है और एमएसएच हार्मोन निकलता है। सबसे ज़्यादा इसमें एच वो तो सब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती है? पीयूष ग्रंथि जो है मेलाटोनिन हार्मोन जो है स्रावित नहीं करती है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, वैसोप्रेसिन निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो एड्रेनलिन में जो है हृदय गति बढ़ जाती है। एड्रेनल हार्मोन से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। व्याख्या देख लेते हैं। जब शरीर तनाव की स्थिति जैसे डर, क्रोध, अपमान, पीड़ा आदि में हो तो एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, इसको का स्रावण करती है। आपातकालीन हार्मोन परिस्थितियों में यह शरीर को सामान्य अवस्था में लाने में सहायता करता है, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन को क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। ये कहाँ से निकलता है? तो ये पैरावट्टु ग्रंथि से निकलता है। हमने देखा था ना, आपातकालीन का मतलब अ से आपातकाल और अवट्टु ग्रंथि। अ से आपातकालीन व अ से अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? आपातकाल हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन जो है वो पुट्टिका के द्वारा उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो पुट्टिका के द्वारा उत्पादन होता है। व्याख्या देखते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन को स्त्रीलिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को कौन सा हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है और पुरुषों में जो है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। स्त्रियों में अंडाशय की ग्रेफियन पुट्टिका दो विभिन्न प्रकार के स्टेरॉयड मादा हार्मोन का स्रावण करती है, जिसे क्रमशः एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। कहते हैं एस्ट्रोजन को नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है। तो एस्ट्रोजन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोजन को नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन को नारी विकास हार्मोन भी कहा जाता है। यह यौनावस्था में यौन लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसे हार्मोन की कमी से जनन क्षमता क्षीण होने लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? जो एस्ट्रोजन है वह स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वह स्त्रीलिंग हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन जो है वह पुरुष हार्मोन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि से
कौन सा हार्मोन निकलता है? तो आपातकालीन या एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? जो पीयूष ग्रंथि है मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायरोक्सिन ग्रंथि भी अंतःस्रावी है, अधिवृक्क ग्रंथि भी अंतःस्रावी है। ठीक है, नेक्स्ट है गल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य है? तो उपापचय के नियंत्रण करना जो है थायराइड का कार्य है। थायराइड का क्या कार्य है? उपापचय का नियंत्रण करना। नेक्स्ट है व्याख्या देखते हैं। थायराइड हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। थायराइड जो है यह एच आकार के द्विपालित अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जिसका काम आधारी उपापचय दर को बढ़ाना है। इसकी कमी व अधिकता से क्रमशः हाइपोथायराइड व हाइपरथायरॉयड रोग हो जाता है। तो थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो थायराइड ग्रंथि का आकार एच आकार का यह द्विपालित अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि कैसी है? द्विपालित अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और ये उपापचय दर को बढ़ाना इसका कार्य है। नेक्स्ट है थायरोक्सिन T4 तथा ट्राईआयोडो थायरोनिन T3 के अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। तो कैल्सीटोनिन स्रावित करती है। एक तो थायरोक्सिन T4 स्रावित करती है और एक T3 स्रावित करती है। उसके अलावा क्या स्रावित करती है? तो थायराइड के द्वारा कैल्सीटोनिन स्रावित करती है। ठीक है, कैल्सीटोनिन हार्मोन भी स्रावित करती है। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो अवट्टु थायराइड ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी की बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि तो अवट्टु या थायराइड ग्रंथि होती है। व्याख्या देख लेते हैं। अवट्टु या थायराइड शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गर्दन में एच आकार बनाते हुए उपस्थित होती है। यह स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बड़ी होती है। तो स्त्रियों में जो है ज़्यादा पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बड़ी होती है और ये एच आकार की होती है। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। जो अग्नाशय है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। व्याख्या देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। यह उदर गुहा में आमाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि है। जो अग्नाशय का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी रंग होता है। मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 15 से 20 लाख अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो विशिष्ट हार्मोन स्रावित करती हैं। वे हैं अल्फा सेल, ग्लूकोगेन, बीटा सेल, इंसुलिन, डेल्टा सेल, सोमेटोस्टेटिन, FF या पीली सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट है व्याख्या है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इसकी खोज बेटिंग वेस्ट ने सन 1921 में की थी। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनने की क्रिया को इंसुलिन नियंत्रण करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावण से मधुमेह नामक डायबिटीज रोग हो जाता है। तो इंसुलिन के अल्प स्रावण से अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? तो हमें डायबिटीज़ रोग या मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हार्मोन
प्रकार फर्स्ट प्रकार के मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है। पहला और दूसरा ग्लूकोगेन और इंसुलिन जो है यह हार्मोन फर्स्ट प्रकार के मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है। नेक्स्ट है अग्नाशय किसे स्रावित करता है? अग्नाशय जो है इंसुलिन को स्रावित करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है, तो मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण अग्नाशय से होता है, अग्नाशय के द्वारा होता है। नेक्स्ट है और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज़ रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करते हैं, तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करते हैं। व्याख्या अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? तो इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की? बैटिंग एम बेस्ट ने की। इंसुलिन के अल्प स्रावण से मधुमेह तथा अति स्रावण से क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होता है। कम से तो इंसुलिन के कम स्रावण से तो मधुमेह होता है, वह अधिक से जो है हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। मधुमेह रोग में मनुष्य के रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो मधुमेह में क्या होता है? मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु होती है? इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। क्या पाया जाता है इंसुलिन में? इंसुलिन में जस्ते की मात्रा जस्ता पाया जाता है, जस्ता धातु पाई जाती है। व्याख्या है इंसुलिन में जिंक या जस्ता पाया जाता है, यह अग्नाशय की बीटा सेल से स्रावित होता है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आ जाएगा। लैंगरहैंस दीपिका जो पहले का 4th हो जाएगा। लैंगरहैंस दीपिका जो इंसुलिन संबंधित हो जाएगा। बी का तीसरा आ जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। तीसरे का पहला आ जाएगा। थायराइड से जो है कैल्सिट्रोन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रिनल ग्रंथि जो है एपिनेफ्रिन से संबंधित हो जाएगा, तो लैंगरहैंस इंसुलिन संबंधित हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, थायराइड जो है एपिनेफ्रिन, एड्रिनल ग्रंथि कैल्सिट्रोन। व्याख्या है लैंगरहैंस द्वीप से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है। थायराइड ग्रंथि से कैल्सिट्रोन का स्रावण होता है। एड्रिनल से एपिनेफ्रिन का स्रावण होता है। नेक्स्ट है यदि लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? यदि लैंगरहैंस की द्वीप की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाए तो डायबिटीज़ मेलिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ मेलिट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन, ये इंसिपिडस रोग नहीं होगा। यदि लैंगरहैंस की द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाए तो डायबिटीज़ मेलाइटिस या मलिट्स रोग हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्रावण पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। तो वृद्धि हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। वृद्धि हार्मोन को वृद्धि हार्मोन को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन जो है STH कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से STH हार्मोन निकलता है, तो वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों की नियंत्रक ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर का ताप नियंत्रण, भूख, प्यास, खुशी, गुस्सा आदि का नियंत्रण भी करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? तो यकृत जो है वह सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है? यकृत जो है वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। व्याख्या है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या जिगर, लीवर है। यकृत का प्रमुख कार्य पित्त का स्रावण करना। यकृत का कार्य क्या है? पित्त का स्रावण करना, अमीनो अम्ल का एमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, उत्सर्जित पदार्थों का बहिष्कार, विषैले पदार्थों से विषरण इत्यादि। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है।
अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। ठीक है, अगर शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो थायराइड है, पर अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वह यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। तो पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, ये हमने देखी थी, मस्तिष्क में होती है। पीनियल ग्रंथि जो है मस्तिष्क में होती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीनियल जो है मस्तिष्क में होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेती है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में कैसा भाग लेती है, तो सक्रिय रूप में भाग लेती है। प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करती है। जो यकृत क्या करती है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करती है। और गुर्दे जो है उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। तो वोमेन कैप्सूल जो है वह न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। सेल बॉडी या साइटन जो है, साइटन वह न्यूरॉन का या तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। साइटन जो है वह तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। डेंड्राइट भी तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। और एक्सोन भी न्यूरॉन का हिस्सा। सेल बॉडी या साइटन, डेंड्रॉइड और एक्सोन, पर वोमेन कैप्सूल जो है वह इसका हिस्सा नहीं है। नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से पर कप के आकार का थैला होता है। नेफ्रॉन जो है कप ऊपरी हिस्से पर कप के आकार का थैला होता है, जिसे बोमन कैप्सूल कहते हैं। बोमन कैप्सूल के निचले हिस्से पर नली के आकार की छोटी नली होती है। दोनों मिलकर नेफ्रॉन बनाते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर का ताप स्थापी थर्मोस्टेट स्थित है। तो हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ताप स्थायी, जो ताप का नियंत्रण कौन करता है, थर्मोस्टेट या ताप स्थायी, तो हाइपोथैलेमस करता है। मानव शरीर का ताप स्थायी स्थित होता है तो हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। व्याख्या है मानव शरीर का ताप स्थायी थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस में स्थित है। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करना है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्रावण कौन करता है, नियंत्रण, तो हाइपोथैलेमस करता है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का भी नियंत्रण करता है। जो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नियंत्रण भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है एक मासिक चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। अंडों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। नेक्स्ट है घेंगा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। जो घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। व्याख्या है आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण गर्दन फूल जाती है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियों से खाने से होती है। नेक्स्ट है रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि करती है। रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि करती है। व्याख्या है अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो अधिवृक्क से जो हार्मोन निकलता है उसको लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स जो बाहर होता है और मेडुला वाला भाग जो वह अंदर होता है। कॉर्टेक्स से स्रावित हार्मोन है। कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तीसरा है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, जो ये तो कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलते हैं। मेडुला से स्रावित हार्मोन है। ये तीनों जो हैं वह कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलो और गोनेडोकॉर्टिक्स। और मेडुला से निकलने वाले भाग हार्मोन जो है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और एड्रिनल मेडुला। ये दोनों जो है वह मेडुला भाग से निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन रक्तदाब का नियंत्रण करता है।
नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। व्याख्या है पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग के अधर भित्ति या हाइपोथैलेमस के छोटे से शंक्वाकार एवं खोखले प्रवर्ध इनफंडिबुलम से कपाल की स्फिनोइड अस्थि के हाइपोफाइसियल गर्त में सुरक्षित लटकी गोल सी और छोटी भूरी लाल सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसे हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। यह मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो पीयूष ग्रंथि है उसको हाइपोफाइसिस सेरेब्राई ग्रंथि भी कहा जाता है और एक ऐसे कलर की होती है, ये भूरी और लाल रंग की होती है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो क्या होती है, तो वो पीयूष ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मनुष्य की सभी उपापचय क्रियाओं के नियंत्रण के कारण अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को जो है मनुष्य के शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण के कारण इसे अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो नलिका रहित जो ग्रंथि है उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। नलिका रहित जिसमें नलिका नहीं होती उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। नेक्स्ट है किस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है। पेराथ हार्मोन की कमी से पेराथ हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेराथ हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है। नेक्स्ट है प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन है। तो मानव नर लिंग हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन जो है वह स्त्री हार्मोन है। नेक्स्ट है संपूर्ण रुधिर जो है वह प्लाज्मा व कणिकाएं है। संपूर्ण रुधिर में क्या है, प्लाज्मा व कणिकाएं होती है। व्याख्या है मानव रक्त संयोजी ऊतक है। मानव का रक्त कैसा हो है, तो संयोजी ऊतक है जिसमें लगभग 55 से 60% प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा कितना होता है हमारे शरीर में, 55 से 60% होता है। और हल्के पीले रंग का अजीवित द्रव है तथा 45% कणिकाएं होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% भाग जल व 7% प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन कितना होता है, 7% प्रोटीन पाया जाता है। व जल कितना होता है, जल 90% पाया जाता है। जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष भाग को सीरम कहा जाता है। प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं तो उस वाले भाग को सीरम कहा जाता है। ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है। ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है। ये कोशिका है, ये जीवाणु है। ये प्लाज्मा वाला भाग है। ये ऊतक द्रव है, जल है, लसिका कोशिका है। ठीक है, ये जीवन रक्षक द्रव हैं तथा रुधिर हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। रुधिर द्रव प्लाज्मा तथा ठोस पदार्थों तथा रक्ताणु श्वेताणु बिंबाणु से बना होता है। तो आरबीसी या रुधिर किससे बना होता है, तो ये द्रव प्लाज्मा ठोस पदार्थ, एक तो द्रव प्लाज्मा से मिलकर बना होता है और ठोस पदार्थ तथा रक्ताणु श्वेताणु व बिंबाणु से मिलकर हमारा रक्त बना होता है। रक्ताणु में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है जो ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वेताणु डब्ल्यूबीसी जो है हानिकारक पदार्थों रोगाणु का भक्षण और स्वस्थ रखता है। बिंबाणु जो है चोट लगने पर रुधिर का धक्का बना देते हैं। मानव शरीर का पीएच कितना है, तो मानव रुधिर का या रक्त का पीएच कितना होता है, तो 7.4 जो है हमारे शरीर के रक्त का पीएच होता है। और आंसू का पीएच भी 7.4 होता है हमारे।
व्याख्या है, स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5-6 लीटर रुधिर होता है जिसका पीएच 7.4 होता है। रुधिर का प्रमुख कार्य खाद्यान्न और ऑक्सीजनों का संवहन करना है। नेक्स्ट है, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? रुधिर का द्रव्य भाग प्लाज्मा कहलाता है। अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को अलग कर देते हैं तो उसको सीरम कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हैं इसको। सबसे बड़ा श्वेत रधिराणु है, तो सबसे बड़ा श्वेत रधिराणु एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट को कहा जाता है। सबसे बड़ा श्वेत रधिराणु किसको कहा जाता है? एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट को कहा जाता है। व्याख्या है, मोनोसाइट केंद्रकाणु सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है तथा ये भक्षी कोशिकाएं हैं। इसका आकार मोनोसाइट या केंद्रकाणु को क्या कहा जाता है? भक्षी कोशिकाएं कहा जाता है। इसका आकार 12 म्यू तथा 20 म्यू का व्यास होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोधक करने में सहायता करती हैं? जो लसिका कोशिका है वे रक्त कणिकाएं रोगों को प्रतिरोध में सहायता करती हैं। लसिका कोशिकाएं जो है रोग को प्रतिरोध में सहायता करती हैं। व्याख्या है, लसिका में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अत्यधिक होती है। तो लसिका में किसकी संख्या अधिक होती है? तो श्वेत या WBC की संख्या अधिक होती है। इसमें लिम्फोसाइट्स भी अधिक होता है। जो छोटे छोटे आकार के श्वेताणु रधिराणु, इनका कार्य प्रतिरक्षी का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट है, बहुत अधिक ऊंचाई तक मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं की संख्या बढ़ जाती है। अगर सबसे अधिक ऊंचाई पर हम जाते हैं तो हमारे शरीर की जो है रुधिर कणिकाएं का आकार क्या हमारी रुधिर कणिकाएं जो बढ़ जाती हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा स्प्लीन को कहा जाता है। प्लीहा आमाशय का तथा तंतुपट्ट के बीच में यकृत के बाईं ओर स्थित लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी गहरे रंग की सक्रिय और चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। यह रेटिकुलो एंडोथीलियमी ऊतक का सबसे बड़ा भाग है। पिंड होता है। प्लीहा की कोशिकाएं रुधिर के टूटे फूटे और शिथिल रुधिराणु तथा निरर्थक और हानिकारक रंजक अन्य पदार्थों का भक्षण करके रुधिर की सफाई करती हैं। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है तो 5.0 मिलियन होती है। तो वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 5 मिलियन होती है। नेक्स्ट है, व्याख्या है, एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या 5 मिलियन होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की संरचना उभयतल तथा तस्तरीनुमा होती है। तो उसकी संरचना कैसी होती है? लाल रुधिर की उभयतल व तस्तरीनुमा होती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। तो आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट एवं लांबा इसके अपवाद है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई, राइबोसोम आदि अन्य प्रमुख अंग में नहीं होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नामक रंगयुक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन किसका संवहन करता है? हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का संवहन करता है। नेक्स्ट है, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो मानव की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल 100 से 120 दिन होता है तथा इनकी संख्या 54 लाख घन मिलीमीटर यह शरीर के ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं श्वेत रक्त कणिका नहीं है? कौन सी जो है श्वेत रक्त कणिका नहीं है? बी लिम्फोसाइट, WBC श्वेत रक्त कणिका है, बेसोफिल है, मोनोसाइट है जो बिंबाणु है ये श्वेत रक्त कणिका नहीं है। बी लिम्फोसाइट है, बेसोफिल है, मोनोसाइट है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का रंग
लाल होता है। तो किसके कारण लाल होता है? तो मानव रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। व्याख्या है, लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जो कि हीम नामक लाल रंग का पदार्थ तथा ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है। तो हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग की क्षमता रखता है। यह ऑक्सीजन संवहन का कार्य करता है, इसलिए इसको श्वसन रंगा भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी होने पर रक्तहीनता रोग या एनीमिया रोग हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, रक्तहीनता रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट है मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है रुधिर वणिका हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? तो ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। नेक्स्ट है रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन होता है। तो रक्तधारा में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो हीमोग्लोबिन ले जाता है। व्याख्या है, रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है। यह टेट्रामर प्रोटीन होता है जिसमें 4 श्रृंखलाएं अल्फ़ा 2 बीटा 2 होती हैं। अल्फ़ा में 4 अमीनो अम्ल एसिड तथा बीटा में 146 अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो हीमोग्लोबिन जो है मनुष्य में क्या है? श्वसन रंजक है। श्वसन मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्याख्या है, श्वसन में गैसों का वहन रुधिर द्वारा होता है, किंतु रुधिर स्वयं इन गैसों O2 और CO2 का वहन नहीं कर सकता। इस कार्य के लिए रुधिर में श्वसन रंजक होते हैं। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है जिसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व उपस्थित होता है। रक्त में व्याख्या है, रक्त में प्लाज्मा में O2 वहन की क्षमता बहुत कम होती है क्योंकि जल में O2 की घुलनशीलता कम होती है। कशेरुकाओं के रक्त में O2 संवहन के लिए एक विशेष रंग पदार्थ हीमोग्लोबिन लाल रुद्राणी होता है। यह लोह संयुक्त प्रोटीन है। इसमें अणु में 4 उप इकाइयाँ होती हैं। इसके प्रत्येक उप इकाइयों में एक लंबी व कुंडलित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक लोह युक्त 4 वलय अर्थात हीम या रंगा समूह से जुड़ी होती है। हीम समूह में O2 संवहन की विशेष क्षमता होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन की श्वसन रंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? जो सामान्य वयस्क व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होता है और रक्त का pH मान 7.4 होता है और 5 से 6 लीटर रक्त होता है। इसकी मात्रा जो हमारे शरीर की लगभग 7% होती है। नेक्स्ट है आरबीसी का जीवन काल होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है आरबीसी का जीवन काल? 120 दिन होता है। आरएच कारक संबंधित हैं। तो आरएच कारक जो है वह रक्त से संबंधित है। रक्त समूह की खोज वर्ष 1901 में ऑस्ट्रियाई मूल के अमेरिकी जीव वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1930 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आरएच एक एंटीजन है जो आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं पर पाया जाता है। नेक्स्ट है आरएच कारक की खोज किसने की? तो लैंडस्टीनर व वीनर ने जो है आरएच कारक की खोज की है। नेक्स्ट है मानव में कितने प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं? तो मानव में 5 प्रकार के मानव में 5 प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं। आरएच कारक कितने अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन है? तो आरएच कारक जो है 417 अमीनो अम्ल का एक प्रोटीन है। कितने? 417। नेक्स्ट है सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह है। सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह AB है। सबसे कम कौन सा रक्त समूह कम पाया जाने वाला? तो AB सबसे कम पाया जाता है और B पॉजिटिव सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट व्याख्या है, रुधिर वर्ग O वाले व्यक्तियों की लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन A व B दोनों अनुपस्थित होते हैं। तो रुधिर O वाला जो वर्ग है उस पे A व B प्रतिजन जो है वह अनुपस्थित होते हैं, परंतु
सीरम में दोनों प्रतिरक्षी ए व बी उपस्थित होते हैं, परंतु सीरम में क्या है, ए और बी प्रतिरक्षी ए बी प्रतिजन तो है अनुपस्थित होते हैं और ए बी प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं। प्रतिजन की अनुपस्थिति के कारण इन्हें शून्य वर्ग दिया जाता है, जिसे ओ वर्ग कहा जाता है। भारत में 30% व्यक्तियों का रुधिर ओ वर्ग है। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह है, तो ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। ए बी जो है सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है, ओ जो है वह सबको रक्त दे सकता है। नेक्स्ट है रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वजनिक प्राप्तकर्ता होता है, तो ए बी समूह है। रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वजनिक प्राप्त करता है, तो ए बी जो है सबसे प्राप्त करता है, ए बी जो है सबसे रुधिर प्राप्त कर सकता है। ठीक है, रुधिर। नेक्स्ट है रुधिर प्रदान के दौरान किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता है, जो सबको दे सकता है। वो समूह कौन सा है, जो समूह ओ समूह है वो सबको दे सकता है। ओ जो है सबको दे सकता है, ओ सबको देने का कार्य करता है। ए बी जो है सबसे लेने का कार्य करता है, ए बी सबसे ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। व्याख्या है कार्ल लैंडस्टीनर जर्मन वैज्ञानिक 1900 ईस्वी में रुधिर वर्गों ए बी की खोज, ओ रुधिर वर्ग की खोज कास्टेल और स्टूली ने की है। ए बी और ए बी की खोज तो किसने की, जर्मन वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने की, और ओ रुधिर वर्ग की खोज कास्टेला और स्टर्ली ने की। रुधिर वर्ग जो है, रुधिर वर्ग ए बी रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही, ए बी को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही समूह कहते हैं। रुधिर क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो किसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं होती है। ए बी में क्या नहीं होती है, ए से ए बी और ए से एंटीबॉडी नहीं होती है, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए सबसे ले सकता है। और रुधिर वर्ग ओ जो है, इस वर्ग का व्यक्ति केवल ओ वर्ग से ले सकता है। यह रुधिर वर्ग सार्वत्रिक दाता कहलाता है। एंटीजन अनुपस्थित होता है, ओ में क्या होता है, एंटीजन अनुपस्थित होता है। ओ में जो है एंटीजन अनुपस्थित होता है, ए बी में जो है एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण रक्त समूह ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा असंक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध है, तो लिम्फोसाइट से है। प्रतिरक्षा या असंक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध किससे है, तो लिम्फोसाइट से है। प्रतिरक्षा लिम्फोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य में लोह को इकट्ठा करने के लिए मुख्य अंग है, जो तिल्ली है वह मनुष्य में लोह को इकट्ठा करने के लिए मुख्य अंग है। तिल्ली में लोह का इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट है भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशु में रक्त का निर्माण होता है, तो भ्रूणावस्था व नवजात शिशु में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, स्प्लीन या प्लीहा में होता है। निम्न में से किस कोशिका कणिका की संख्या रक्त में पाई जाने वाली WBC में सबसे अधिक होती है, तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो है वह WBC में सबसे अधिक होती है। निम्न में से किस कोशिका या कणिका की संख्या रक्त में पाई जाने वाले WBC में अधिक होती है, तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो है वह सबसे अधिक होती है। प्रतिजन ए व बी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त कितने समूह में विभक्त किया गया है, तो रक्त को 4 समूहों में विभक्त किया गया है। प्रतिजन ए व बी के द्वारा रक्त को 4 समूहों में विभक्त किया गया है और RH कारक के द्वारा 5 समूह में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं में नहीं पाई जाती, तो प्रतिरक्षा में आमाशय प्रयुक्त होने वाली कोशिकाओं में आमाशय नहीं पाया जाता। प्रतिरक्षा में अस्थि मज्जा होती है, यकृत और लसिका पर होते हैं। प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं में आमाशय नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है प्लाविका कोशिका। निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है, जो प्लाविका कोशिका किस कोशिका का रूपांतरित रूप है, तो बी लसिका कोशिका का रूपांतरित रूप है। जो प्लविका कोशिका है वह बी लसिका, प्र से प्लविका और प से बी लसिका कोशिका। नेक्स्ट है एंटीजनी निर्धारक निम्न में से किस में पाए जाते हैं। एंटीजन निर्धारक जो है वो प्रतिजन में पाए जाते हैं। एंटीजन निर्धारक निम्न में से
किस में पाए जाते हैं? तो एंटीजन निर्धारक जो हैं वह प्रतिजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रथम उत्पादित प्रतिरोधी जो हैं आईजीएम जो हैं, आईजीएम प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी हैं। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी किसको कहा जाता है? तो आईजीएम को कहा जाता है। नेक्स्ट है माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी कौन सी हैं? तो आईजीए जो हैं, आईजीए जो है माँ के दूध में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी हैं। माँ को हम ऐसे लिखते हैं तो ए में क्या हो जाएगा? आईजीए। ये इससे संबंधित कर लेना कि माँ में क्या होता है? आईजीए प्रतिरक्षी होता है। नेक्स्ट है रक्त में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? रक्त में जो उपकला कोशिकाएं नहीं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत होती है और बी लसिका कोशिकाएं होती हैं। बाकी उपकला कोशिकाएं जो है वह रक्त में नहीं होती हैं, लाल, श्वेत और बी लसिका कोशिकाएं होती हैं। गर्भ रक्ताणु रोधकता का प्रमुख कारण है, जो गर्भ रक्ताणु रोधकता का प्रमुख कारण है RH बेजोड़ता है। नेक्स्ट है रक्तदान के दौरान बढ़ती गई असावधानियों से कौन सा रोग नहीं होता? तो मलेरिया रोग नहीं होता। रक्तदान के दौरान बढ़ती हुई असावधानियों से कौन सा रोग नहीं होता? मलेरिया नहीं होता। बाकी हेपेटाइटिस बी होता है और रुधिर रवणता होता है, क्रुएटफेल्ड जैकब रोग होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की समयुग्मजीय अप्रभावी क्रिया का परिणाम है? और रुधिर वर्ग जो है समयुग्मजीय अप्रभावी क्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट है बिलीरुबिन की अधिकता निम्न में से किस अंग को हानि पहुंचाती है? तो गुर्दे को जो है बिलीरुबिन की अधिकता गुर्दे को हानि पहुंचाती है। तो गुर्दे से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो बिलीरुबिन हार्मोन निकलता है गुर्दे से या किडनी से। नेक्स्ट है मानव में सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग होता है। तो प्रकुंचन दाब जो 120 पारा होता है। प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो प्र से प्रकुंचन और इसको क्या पढ़ सकते हैं हम? 12 पढ़ सकते हैं। प्र से प्रकुंचन और प से 12। तो प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 पारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm होता है। नेक्स्ट है सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच होता है? तो मानव रक्त में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल 100 से 150 मिलीग्राम के बीच होता है। 100 से 150 मिलीग्राम के बीच होता है। नेक्स्ट है व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य व्यक्ति में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 100 से 150 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है कि इससे अधिक कोलेस्ट्रॉल होने पर हृदय की बीमारी होने से अधिक संभावना होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। तो कितना है कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर? 180 से 200 मिलीग्राम है। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से कोलेस्ट्रॉल का स्तर 180 से 200 मिलीग्राम % है। व्याख्या है मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 मिलीग्राम होता है। अगर इसका स्तर 200 से ज़्यादा होता है तो धमनियों में जमा होने लगता है। इसे एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इसको स्क्लेरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं RBC 3 का आकार होता है। इनमें से कोई नहीं होता। नेक्स्ट है लाल रुधिर राणु केवल कशेरुकी जंतुओं में पाए जाते हैं। स्तनधारियों के लाल रुधिर कणु उभयावतल बाइकोन्केव होते हैं। जो स्तनधारियों के लाल रुधिर हमारे अंदर जो RBC पाई जाती है वह उभयावतल व बाइकोन्केव पाई जाती है। बाइकोन्केव पाई जाती है या उभयावतल पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है खून में कौन सा अवयव नहीं होता? खून में जो है प्लेसेंटा नहीं होता, RBC होता है, WBC होता है, प्लाज्मा जो रक्त किससे मिलकर बना होता है? रक्त जो है RBC WBC और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। अगर प्लाज्मा में से हम अगर फाइब्रिनोजन को अलग कर देते हैं तो हमें कौन सा भाग प्राप्त होता है? तो हमें सीरम प्राप्त होता है। व्याख्या है खून के मुख्य अवयव RBC WBC तथा प्लाज्मा है। प्लेसेंटा भ्रूण को
माँ से पोषण तत्व प्रदान करता है तो प्लेसेंटा भ्रूण माँ से पोषण तत्व प्रदान करता है। रुधिर तथा लसिका तरल संयोजी ऊतक या संवहनी ऊतक कहलाते हैं। रुधिर और लसिका क्या कहलाते हैं? तरल संयोजी या संवहनी ऊतक कहलाते हैं। ये भी एक प्रकार के संयोजी ऊतक हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से संपन्न करते हैं। इनका मैट्रिक्स तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट व्याख्या है स्प्लीन प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है क्योंकि रक्त कणिकाएं प्लीहा में संग्रहित होती हैं। पूरे शरीर में 1/6 भाग रक्त प्लीहा में संग्रहित होता है। 1/6 भाग मतलब 6 में से 1 भाग जो है रक्त प्लीहा में संग्रहित होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए? तो बी ग्रुप से ए ग्रुप जो रुधिर संचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। निम्न में से कौन सा रुधिर संचरण कभी भी नहीं करना चाहिए? तो बी ग्रुप से ए ग्रुप को कभी भी रुधिर संचरण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है तथा सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो चिकित्सक रक्तदान की सलाह देने के लिए उसके लिए संबंधित रक्तदान हेतु कहा जाएगा जिससे रक्त समूह इस प्रकार का है। पत्नी का ओ है, भाई का ए बी है, पुत्र का है, पुत्री का है तो किसका रक्तदान करेगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। वो पत्नी से ले सकता है, ओ से, पुत्र ए से ले सकता है और पुत्री ओ से ले सकता है। मतलब किसी का भी रक्त हो अगर ओ तो सबको दे सकता है, ठीक है, और ए से भी ले सकता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जा सकता है? तो ओ RH- दिया जा सकता है क्योंकि ओ जो है सभी को रक्तदाता, ओ को रक्तदाता कहा जाता है, सभी को दे सकता है और ए भी सभी से ले सकता है। प्रतिजन एक पदार्थ है तो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रतिजन जो है प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। व्याख्या है प्रतिजन एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। प्रतिजन क्या होता है? एक एंटीजन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। प्रतिजन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो प्रतिरक्षक संवेग को प्रेरित करता है। यह सबसे पहले रोगाणु के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है ग्रुप ए वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जाता है? ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ए तथा ओ ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। सही है। ओ ग्रुप ए वाले व्यक्ति को अपने ही ग्रुप वाले व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ओ ग्रुप वाले व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है क्योंकि ओ ग्रुप सर्वदाता होता है। इस रुधिर में एंटीजन नहीं पाया जाता है, जो ओ में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है और ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर में विभिन्न भागों में हृदय तक ले जाने का वहन करती हैं? जो शिराएं हैं। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं जो हमारे शरीर में विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? जो शिराएं हैं जो श से शिरा और स से शरीर से ये विभिन्न भागों तक शिराएं जो है शरीर से विभिन्न भागों तक रक्त का परिवहन करती हैं। शिराएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक का रक्त का वहन करती हैं तथा धमनियां हृदय से शरीर तक के अन्य भागों का रक्त करती हैं। शिराएं जो क्या करती हैं? शिराएं शरीर से अन्य भागों तक करती हैं और धमनियां जो अन्य भागों से हृदय से शरीर के अन्य भागों तक रक्त करती हैं। धमनियां जो है हृदय से रक्त को ले जाती हैं शरीर में। नेक्स्ट है व्याख्या है फोलिक एसिड का मुख्य स्रोत हरी पत्तियां, जिगर, सोयाबीन, यीस्ट, गुर्दे, फलियां। इसका प्रमुख कार्य वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण तथा DNA का संश्लेषण करना है। इसकी कमी से अरक्तता रोग हो जाता है।